नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी वॉइस हब पर, वेयर यू लर्न मोर जस्ट बाय लिसनिंग। आज के सेशन में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला भाग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी समझेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, इस वीडियो में हम लगभग 70 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। हम हर क्वेश्चन को आसान तरीके से समझेंगे, उन जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुरंत याद आ जाएं। ये सेशन आपको सिर्फ सही उत्तर ही नहीं बताएगा, बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझाने और रिवाइज करने में भी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पहला भाग। तो पहला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है कि किसे बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारकर याद करना, और रिकॉल यानी याद करना। ऑप्शन बी, रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारकर याद करना, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी विवेचनात्मक सोच। ऑप्शन सी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव जनित अधिगम, और क्रिटिकल थिंकिंग यानी विवेचनात्मक सोच। और ऑप्शन डी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव जनित अधिगम, और रिकॉल यानी याद करना। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव जनित अधिगम, क्रिटिकल थिंकिंग यानी विवेचनात्मक सोच। अच्छा, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस है। जी बिल्कुल। देखिए, एनईपी 2020 ना वो रोट लर्निंग से हटकर एक्सपीरियंशियल मतलब अनुभव से सीखना, इंक्वायरी ड्रिवन यानी पूछताछ आधारित, और हैंड्स ऑन लर्निंग पर ज्यादा जोर देती है। इससे फायदा क्या होगा? इससे स्टूडेंट्स को नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करने में मदद मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन ये सब बढ़ता है, और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएशन ये स्किल्स डेवलप होती हैं। सही बात है, मतलब प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट्स जैसी चीजें। हाँ बिल्कुल। और बाकी ऑप्शंस जैसे रोट मेमोराइजेशन वो तो एनईपी डिस्करेज करती है ना? जी हाँ, रोट लर्निंग को डिस्करेज किया गया है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिर्फ रिकॉल से बहुत आगे की चीज है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक क्विक प्रैक्टिस सेशन। प्रश्न 1, एनईपी 2020 किस प्रकार के लर्निंग को इनकरेज करती है? उत्तर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव जनित अधिगम। प्रश्न 2, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कौन सी स्किल प्रमोट होती है? उत्तर, क्रिटिकल थिंकिंग, विवेचनात्मक सोच। प्रश्न 3, एनईपी 2020 किस ट्रेडिशनल लर्निंग फॉर्म को डिस्करेज करती है? उत्तर, रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारकर याद करना। प्रश्न 4, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक एग्जाम्पल? उत्तर, प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य। प्रश्न 5, कंटेंट याद करने के बजाय एनईपी 2020 स्टूडेंट्स को किस पर फोकस करने के लिए कहती है? उत्तर, लर्निंग हाउ टू लर्न, सीखने का तरीका सीखना। और प्रश्न 6, हैंड्स ऑन लर्निंग एप्लीकेबिलिटी के अलावा नॉलेज के किस फैक्टर को इम्प्रूव करती है? उत्तर, रिटेंशन, धारण। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? अच्छा, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, स्कूल में 3 विदेशी भाषाएं सीखना। ऑप्शन बी, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, मातृभाषा को इंग्लिश से बदलना। ऑप्शन डी, केवल हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, यानी बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। अच्छा, तो मल्टीलिंगुअलिज्म पर फोकस है? जी हाँ, एनईपी 2020 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को कंटिन्यू रखती है, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और इंडियन लैंग्वेजेस पर ज्यादा जोर है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्टूडेंट्स 2 भारतीय भाषाएं और 1 एडिशनल लैंग्वेज सीखेंगे, और इसमें मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। मकसद है मल्टीलिंगुअलिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। समझ गई। तो बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? जैसे 3 फॉरेन लैंग्वेजेस। वो अनिवार्य नहीं है, और एनईपी मातृभाषा को बढ़ावा देती है, रिप्लेस नहीं करती। भाषाओं को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तक सीमित भी नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्विक प्रैक्टिस सेशन। प्रश्न 1,
NEP 2020 थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला TLF मुख्य रूप से किस अप्रोच को प्रमोट करता है? उत्तर, प्रमोटिंग मल्टीलिंग्वलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। प्रश्न 2, TLF के तहत स्टूडेंट्स कितनी भारतीय भाषाएं सीखेंगे? उत्तर, 2 इंडियन लैंग्वेजेस, 2 भारतीय भाषाएं। प्रश्न 3, 3 भाषाओं में से एक कौन सी होनी चाहिए? उत्तर, द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। प्रश्न 4, कल्चरल एनरिचमेंट के लिए कौन सी ऑप्शनल भाषा ऑफर की जाती है? उत्तर, संस्कृत। प्रश्न 5, TLF किस राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक समझ। प्रश्न 6, भाषा विकल्पों का निर्णय लेने की फ्लेक्सिबिलिटी किनके पास है? उत्तर, स्टेट्स एंड स्कूल्स, राज्य और स्कूल। प्रश्न 7, क्या NEP मातृभाषा को इंग्लिश से रिप्लेस करना अनिवार्य करती है? उत्तर, नो, नहीं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न, NEP 2020 के तहत जो पुराना 10+2 सिस्टम था, उसकी जगह कौन सी नई करिकुलर स्ट्रक्चर मतलब पाठ्यचर्या संरचना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6+4+2, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी 8+4 ऑप्शन डी 7+5। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 5+3+3+4। हाँ, ये काफी सुना है, 5+3+3+4। इसको थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, NEP ने 10+2 सिस्टम को इस 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से रिप्लेस किया है। ये ना चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस के हिसाब से। अच्छा, स्टेजेस कौन-कौन से हैं? उसके बाद मिडिल स्टेज ग्रेड 6-8 और आखिर में सेकेंडरी स्टेज ग्रेड्स 9-12। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर भी आ गया? हाँ बिल्कुल। फाउंडेशनल स्टेज में ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही कंटिन्यूअस असेसमेंट और फ्लेक्सिबल करिकुला पर भी जोर है। और बाकी ऑप्शंस 6+4+2 वगैरह? वो NEP में प्रस्तावित नहीं है, सिर्फ 5+3+3+4 ही सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आइए एक क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं इस पर। प्रश्न 1, 10+2 सिस्टम को किस स्ट्रक्चर ने रिप्लेस किया? उत्तर, 5+3+3+4। प्रश्न 2, फाउंडेशनल स्टेज में कितने साल की प्री स्कूल एजुकेशन शामिल है? उत्तर, 3 इयर्स 3 साल। प्रश्न 3, कौन सा कंपोनेंट स्कूल एजुकेशन का हिस्सा बन गया? उत्तर, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रश्न 4, प्रेपरेटरी स्टेज में कौन से ग्रेड्स कवर होते हैं? उत्तर, ग्रेड्स 3-5, कक्षा 3-5। प्रश्न 5, नया स्ट्रक्चर करिकुलम को किस कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करता है? उत्तर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, बाल विकास के चरण। प्रश्न 6, बाद के स्टेजेस प्ले बेस्ड लर्निंग से किस अप्रोच की तरफ शिफ्ट करते हैं? उत्तर, सब्जेक्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन, विषय आधारित विशेषज्ञ। प्रश्न 7, मिडिल स्टेज में कौन से ग्रेड्स आते हैं? उत्तर, ग्रेड्स 6-8, कक्षा 6-8। चौथा प्रश्न, NEP 2020 के तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रस्तावित है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए NAC, ऑप्शन बी पारख, ऑप्शन सी NTA ऑप्शन डी HECI। और सही जवाब है ऑप्शन बी पारख। परख, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होगा शायद। जी हाँ बिल्कुल। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इंडिया का पहला नेशनल स्कूल असेसमेंट सेंटर होगा। अच्छा, तो इसका काम क्या होगा? इसका काम है स्टूडेंट असेसमेंट को स्टैंडर्डाइज करना, मतलब एक जैसा बनाना, बेंचमार्क सेट करना और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट फ्रेमवर्क्स डेवलप करना, मतलब योग्यता पर आधारित टेस्ट। तो NAC, NTA, HECI ये सब क्या है? देखिए, NAC तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट करता है, NTA एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है और HECI हायर एजुकेशन का रेगुलेटर है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्कूल असेसमेंट से इनका डायरेक्ट संबंध नहीं है। समझ गई। चलिए इसका क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रश्न 1, नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है? उत्तर,
परख। प्रश्न 2, परख का फुल फॉर्म डेवलप करेगा। उत्तर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट फ्रेमवर्क्स, योग्यता आधारित परीक्षण ढांचे। प्रश्न 4, परख स्टूडेंट फीडबैक के लिए क्या डिजाइन करेगा। उत्तर 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड्स। प्रश्न 5, हायर एजुकेशन को कौन रेगुलेट करता है। उत्तर HECI। प्रश्न 6, परख देश भर में क्या यूनिफॉर्मिटी लाएगा। उत्तर लर्निंग आउटकम स्टैंडर्ड्स, सीखने के परिणाम मानक। प्रश्न 7, परख किस नेगेटिव फैक्टर को कम करेगा। उत्तर एग्जाम स्ट्रेस, परीक्षा का तनाव। बिल्कुल। 5वां प्रश्न, NEP 2020 के तहत हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए एक अम्ब्रेला रेगुलेटर, मतलब एक तरह का सर्वोच्च नियामक निकाय के रूप में कौन सा निकाय काम करेगा। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी HECI, ऑप्शन सी AICTE। ऑप्शन डी NCERT। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी HECI। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जी तो ये UGC और AICTE की जगह लेगा। जी NEP 2020 HECI को प्रपोज करता है एज अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। इससे UGC AICTE जैसे अलग अलग बॉडीज का जो ओवरलैपिंग काम था वो खत्म होगा। अच्छा, और HECI के अंदर कुछ डिविजन्स भी हैं शायद। हाँ, इसके 4 वर्टिकल्स होंगे। NHERC रेगुलेशन के लिए, HEGC फंडिंग के लिए, GEC एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए और NAC एक्रेडिटेशन के लिए। ठीक है, और NCERT? NCERT तो स्कूल करिकुलम डेवलप करता है, उसका हायर एजुकेशन रेगुलेशन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। समझ गई। तो आइए क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रश्न 1, हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर कौन होगा। उत्तर HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रश्न 2, HECI में कितने वर्टिकल्स होंगे। उत्तर 4। प्रश्न 3, कौन सी बॉडी HECI में मर्ज होगी। उत्तर UGC। प्रश्न 4, कौन से फील्ड्स HECI के पर्व्यू से बाहर हैं। उत्तर मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा। प्रश्न 5, HECI के अप्रोच को क्या कहते हैं। उत्तर लाइट बट टाइट रेगुलेशन, हल्का लेकिन सख्त विनियमन। प्रश्न 6, एक्रेडिटेशन के लिए HECI का कौन सा वर्टिकल है। उत्तर NAC। प्रश्न 7, HECI का HEGC वर्टिकल क्या हैंडल करेगा। उत्तर फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्त पोषण और वित्तीय सहायता। प्रश्न 8, HECI किस इशू को खत्म करेगा। उत्तर ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस, अधिकार क्षेत्रों का ओवरलैप। चौथा प्रश्न, NEP 2020 में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC प्रस्तावित है। इसका मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों की मार्कशीट स्टोर करना। ऑप्शन बी, एकेडमिक क्रेडिट्स की ट्रांसफर यानी हस्तांतरण, एक्यूमुलेशन यानी संचय और रिडेम्पशन यानी मोचन की अनुमति देना। ऑप्शन सी, एग्जाम्स को इंटरनल असेसमेंट से रिप्लेस करना। ऑप्शन डी, सेमेस्टर सिस्टम को हटाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू अलाउ ट्रांसफर, एक्यूमुलेशन एंड रिडेम्पशन ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स, यानी एकेडमिक क्रेडिट्स के हस्तांतरण, संचय और मोचन की अनुमति देना। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये बैंक जैसा कुछ है क्या। हाँ, आप इसे एक डिजिटल रिपोजिटरी, एक डिजिटल लॉकर समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स जो भी क्रेडिट्स अलग अलग कोर्सेज या इंस्टीट्यूशंस में अर्न करते हैं वो इसमें जमा होंगे। अच्छा, तो इसका फायदा। फायदा यह है कि स्टूडेंट्स इन क्रेडिट्स को एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं और बाद में डिग्री के लिए रिडीम भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देता है और NEP की जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट करता है। मतलब पढ़ाई बीच में छोड़ने पर क्रेडिट्स वेस्ट नहीं होंगे। एग्जैक्टली, वो क्रेडिट स्टोर रहेंगे और बाद में यूज हो सकते हैं। तो ये मार्कशीट स्टोर नहीं करता या एग्जाम्स नहीं बदलता। नहीं, ये सिर्फ क्रेडिट्स का हिसाब रखता है। मार्कशीट स्टोर करना या एग्जाम सिस्टम बदलना इसका काम नहीं है। ठीक है, आइए इसका एक क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रश्न 1, ABC का प्राइमरी फंक्शन क्या है। उत्तर ट्रांसफर, एक्यूमुलेशन, रिडेम्पशन ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का हस्तांतरण, संचय, मोचन। प्रश्न 2, ABC रिपोजिटरी का नेचर क्या है। उत्तर अ डिजिटल रिपोजिटरी, एक डिजिटल भंडार। प्रश्न 3, ABC किस NEP पॉलिसी को सपोर्ट करता है। उत्तर मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी, बहुविध प्रवेश निकास नीति। प्रश्न 4,
एबीसी क्रेडिट्स की मैक्सिमम वैलिडिटी क्या है? उत्तर अप टू 7 years, 7 साल तक। प्रश्न 5, एबीसी लर्नर्स के लिए क्या प्रमोट करता है? उत्तर फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लचीलापन, गतिशीलता, आजीवन सीखना। प्रश्न 6, एबीसी कौन सा कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट करता है? उत्तर मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, बहुविषयक अधिगम। प्रश्न 7, एबीसी किसके साथ इंटीग्रेटेड है? उत्तर नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU। प्रश्न 8, क्या एबीसी एग्जामिनेशन सिस्टम्स को रिप्लेस करता है? उत्तर नो, नहीं। 7वां प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार साल 2030 तक स्कूल टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी न्यूनतम योग्यता क्या होगी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2 year B.Ed, ऑप्शन बी, 1 year B.Ed, ऑप्शन सी, 4 year इंटीग्रेटेड B.Ed यानी 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed, ऑप्शन डी। डिप्लोमा इन एजुकेशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 year इंटीग्रेटेड B.Ed यानी 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, तो जो अभी 2 साल का बीएड है वो बंद हो जाएगा। जी। NEP 2020 का लक्ष्य है कि 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड B.Ed हो। इस कोर्स में सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागॉगी, इंटर्नशिप, फील्ड एक्सपीरियंस सब कुछ इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे टीचर क्वालिटी इंप्रूव होगी। हाँ, यही मकसद है, टीचर क्वालिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना। और ये कोर्स सिर्फ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में ही ऑफर किया जाएगा। तो 2 साल वाला बीएड? वो धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा। 1 साल वाला B.Ed सिर्फ एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के तौर पर हो सकता है, और डिप्लोमा इन एजुकेशन वो मेनली ECCE एजुकेटर्स के लिए रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसका क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रश्न 1, 2030 तक टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? उत्तर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। प्रश्न 2, ये कब तक अनिवार्य होगी? उत्तर 2030। प्रश्न 3, 4 साल के इंटीग्रेटेड B.Ed में क्या शामिल है? उत्तर सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागॉजी, इंटर्नशिप, फील्ड एक्सपीरियंस। प्रश्न 4, टीचर एजुकेशन कहाँ प्रदान की जाएगी? उत्तर मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, बहुविषयक संस्थान। प्रश्न 5, अनिवार्य CPD यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितने घंटे प्रति वर्ष है? उत्तर मिनिमम 50 आवर्स पर ईयर, न्यूनतम 50 घंटे प्रति वर्ष। प्रश्न 6, टीचर रोल्स को कौन डिफाइन करेगा? उत्तर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST। प्रश्न 7, टीचर रिक्रूटमेंट कैसे होगी? उत्तर ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड, कॉम्पिटेंसी लिंक्ड, पारदर्शी, योग्यता आधारित, दक्षता से जुड़ा। 8वां प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN, इसको हासिल करने का टारगेट ईयर क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2035। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2025। 2025 तक FLN अचीव करना है। ये तो काफी एम्बिशियस टारगेट लग रहे हैं। हाँ, NEP ने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN को बहुत हाई प्रायोरिटी दी है। स्कूल एजुकेशन की बुनियाद है ये। लक्ष्य यही है कि 2025 तक हर बच्चा ग्रेड 3 तक FLN स्किल्स हासिल कर ले। FLN स्किल्स मतलब क्या? इसका मतलब है समझ के साथ पढ़ना, बेसिक सेंटेंसेस लिख पाना और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़, घटाव ये सब कर पाना। तो बाकी ईयर्स 2030, 2035? वो दूसरे टारगेट्स हैं। जैसे 2030 तक 100% स्कूल एनरोलमेंट का लक्ष्य है और 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER बढ़ाने का टारगेट है। FLN का टारगेट 2025 है। क्लियर है। आइए इसका क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रश्न 1, NEP किस एरिया को टॉप प्रायोरिटी मानती है? उत्तर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। प्रश्न 2, यूनिवर्सल FLN का लक्ष्य वर्ष क्या है? उत्तर 2025। FLN इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी इनिशिएटिव मदद करती है? उत्तर निपुण भारत। प्रश्न 5, FLN ना होने से क्या बड़ी इशू होती है? उत्तर डिफिकल्टी इन हायर लेवल लर्निंग, उच्च स्तरीय सीखने में कठिनाई। प्रश्न 6, FLN आउटकम्स की मॉनिटरिंग कहाँ इंटीग्रेट होगी? उत्तर पारक। प्रश्न 7,
2030 किस गोल की टाइमलाइन है? उत्तर 100% स्कूल एनरोलमेंट। प्रश्न 8 FLN में तीसरी बेसिक स्किल कौन सी है? उत्तर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, बुनियादी अंकगणितीय संचालन। 9वां प्रश्न ये पारक से जुड़ा है। NEP 2020 के तहत पारक का फुल फॉर्म क्या है? हमने डिस्कस किया था, पर ऑप्शंस देख लेते हैं। जी, ऑप्शन ए परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑप्शन बी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड नॉलेज हैंडलिंग। ऑप्शन सी प्रोफेशनल एक्रीडेशन एंड रिव्यू एजेंसी फॉर नॉलेज। ऑप्शन डी परफॉर्मेंस एंड रेटिंग असेसमेंट ऑफ नॉलेज हब। और जैसा हमने पहले बात की, सही उत्तर है ऑप्शन ए परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, ये हमने क्वेश्चन 4 में डिस्कस किया था। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर है। बिल्कुल, ये स्कूल एजुकेशन के लिए असेसमेंट स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स, टूल सेट करेगा और फोकस होगा रोट बेस्ड टेस्टिंग से हटकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एनालिटिकल इवैल्यूएशन पर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस तो बस मिलते जुलते नाम है। जी, वो पारक के सही एक्सपेंशंस नहीं हैं। चलिए इसका भी एक क्विक प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। प्रश्न 1, पारक किस प्रकार के इवैल्यूएशन के लिए फ्रेमवर्क्स डेवलप करेगा? उत्तर 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड्स। प्रश्न 2, पारक क्या बनने का प्रस्ताव है? उत्तर अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र। प्रश्न 3 परख का फुल फॉर्म। उत्तर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्रश्न 4 परख असेसमेंट को किस तरफ शिफ्ट करेगा? उत्तर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड एनालिटिकल इवैल्यूएशन, योग्यता आधारित और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 5 कौन सा ग्लोबल स्टैंडर्ड परख को इंस्पायर करता है? उत्तर पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। प्रश्न 6 परख स्टेट्स बोर्ड्स को क्या इंप्रूव करने में मदद करेगा? उत्तर एग्जाम क्वालिटी एंड कंपैरेबिलिटी, परीक्षा गुणवत्ता और तुलनात्मकता। प्रश्न 7 परख किन स्ट्रक्चर्स के लिए रिफॉर्म्स गाइड करेगा? उत्तर बोर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर्स, बोर्ड परीक्षा संरचना। और अब इस भाग का 10वां और अंतिम प्रश्न, NEP 2020 किस क्लास लेवल पर कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी गणनात्मक सोच इसको शुरू करने का प्रस्ताव करती है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए क्लास 1, ऑप्शन बी क्लास 3, ऑप्शन सी क्लास 6। ऑप्शन डी क्लास 8। सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लास 6 यानी कक्षा 6। क्लास 6 से कोडिंग, ये थोड़ा जल्दी नहीं है? NEP का मानना है कि मिडिल स्कूल यानी क्लास 6 से स्टूडेंट्स को कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और डिजिटल लिटरेसी से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिथमिक थिंकिंग जैसे 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होते हैं। अच्छा, तो ये फ्यूचर करियर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, बिल्कुल। जैसे AI, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, इन सब फील्ड्स के लिए ये स्किल्स फाउंडेशन का काम करती हैं। तो क्लास 1 और 3 क्यों नहीं? क्लास 1 और 3 में फोकस फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर है और क्लास 8 थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि NEP मिडिल स्टेज से ही इसकी शुरुआत पर जोर देती है। ठीक है, तो आइए इसका क्विक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। प्रश्न 1, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग किस क्लास से शुरू होगी? उत्तर क्लास 6 कक्षा 6। प्रश्न 2 इससे कौन सी स्किल बिल्ड होती है? उत्तर लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथमिक थिंकिंग। तार्किक तर्क, समस्या समाधान, एल्गोरिथम सोच। प्रश्न 3 कौन सा एनवायरनमेंट इसको सपोर्ट करता है? उत्तर अटल टिंकरिंग लैब्स। प्रश्न 4 इसके साथ और कौन सी लिटरेसी इंटीग्रेट होगी? उत्तर डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता। प्रश्न 5 ये किन फ्यूचर करियर्स के लिए तैयार करता है? उत्तर AI, डाटा साइंस, रोबोटिक्स। प्रश्न 6 सिखाने में और क्या शामिल है? उत्तर टिंकरिंग लैब्स, रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। टिंकरिंग लैब्स, वास्तविक चुनौतियां। प्रश्न 7 ये किस कैटेगरी के स्किल्स का हिस्सा है? उत्तर 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं सदी के कौशल। तो दोस्तों, इस सेशन में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सबसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया, जो इस सीरीज का पहला भाग था। अब आपको पॉलिसी के मुख्य पॉइंट्स, जरूरी रिफॉर्म्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हुए नए परिवर्तनों के बारे में एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।
आशा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा और आपकी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने में मदद की होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर शेयर करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले पहुंच सकें। अपने दोस्तों और साथ पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए और ज़रूरी टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार और सपोर्ट स्टडी वॉइस हब के साथ, where you learn more just by listening।